अगर संजय जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। सिर्फ 7 दिन बाकी है, लगभग 168 घंटे बाकी हैं। क्या आपको लगता है 150 साल पुराने जो कानून है वो बीते दौर की बात हो जाएगी और नए कानून, नई परिपाटी, नए न्याय को आगे बढ़ाएंगे? और एक वरिष्ठ वकील के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि 1 जुलाई 2024 के बाद कितना बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, आएगा, और बदलाव आएगा लेकिन धीमे धीमे। ऐसा नहीं है कि एकदम सडन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो 1 जुलाई की डेट से पहले के जितने भी केसेस हैं, जिनका आपने अपने प्रारंभिक उद्घोषण में भी कहा कि 5 करोड़ से ज्यादा केसेस बाकी हैं, तो वो 5 करोड़ केसेस तो अभी पुराने ही नियम से चलेंगे, पुराने ही कानून के तहत चलेंगे। और ये जो नया कानून है ये लागू अवश्य होगा, लेकिन 1 जुलाई के बाद अगर कोई कृत होता है, कानून एक्टिविटी, जो कोई गुनाह होता है, तो उसका ट्रायल 1 जुलाई के बाद नए कानून में होगा। अगर 1 जुलाई के बाद जो भी होता है उसके लिए, तो अभी एकदम सडन कोई चेंज नहीं आ जाएगा कि एकदम हम लोग नए कानून से गवर्न होने लग जाएंगे। बट सर्टेनली एक लैंडमार्क है। जैसे आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, और समय के साथ साथ आज की जो आवश्यकता है उसके साथ जो नया कानून है उसमें चेंजेस आए। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ना, आज मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं और आप लखनऊ से मुझसे बात कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये इंटरनेट और इन तमाम चीजों से। तो अब कानून ने भी इस चीज को अडॉप्ट करा है, और वर्चुअल मोड से सारी चीजें जो है, एविडेंस से लेके तमाम चीजें वर्चुअल मोड पे भी हो जाएगी। तो अपने आप में एक बहुत रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, नो डाउट अबाउट इट। एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है आप लोगों की भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि पुराने जो मामले हैं वो आईपीसी सीआरपीसी से चलेंगे, नए जो मामले आएंगे वो नई धाराओं, नए कानून से चलेंगे, तो थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ेंगी? देखिए, मैं उसको इतना बड़ा कोई सर के ऊपर बर्डन हो जाएगा ऐसा नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक फेस्ड मैनर में हम लोग भी सीख जाएंगे थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि मर्डर अगर है तो मर्डर का ट्रायल उसी प्रकार से होगा। कोई अगर किसी भी प्रकार का कोई गुनाह किया गया है तो उसका ट्रायल और समस्त चीजें वही रहेंगी। लेकिन अब हमको अडेयर करना पड़ेगा। जजेस अगर एडजॉर्न कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्यों विद इन द टाइम फ्रेम, जो एक फिक्स टाइम फ्रेम है उसके अंतर्गत क्यों नहीं इसका निर्णय लिया गया। ये भी जजेस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों एडजॉर्न हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, हर व्यक्ति देख पाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। 3 चीजें होती हैं ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो मिश्रण है वो इसमें किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और टाइम फ्रेम, नई टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी का देखिए ना, ये तो इतना ज्यादा बड़ा और वृहत सब्जेक्ट है। आज अगर हम इस पे डिस्कशन करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे कानून के इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस में। बिल्कुल, फॉरेंसिक लैब से लेकर। जी, तो मेरा ख्याल है एक बहुत मैं संजय जी तकनीक पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि आपने डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया है, तकनीक का जिक्र किया। तकनीक ने बहुत सी चीजें आसान की हैं, और आने वाले दिनों में जब ये 3 कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, और भी, क्योंकि इन तीनों कानूनों में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कहा जा सकता है भरपूर, उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि नहीं, जो जांच होगी, जो विवेचना होगी, जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जो एफआईआर दर्ज होगी, जो ऑनलाइन होगी, बहुत जीरो एफआईआर का भी जिक्र किया गया। लेकिन अखंड जी एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार संजय जी कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव जरूर आएगा। हाँ, हालांकि समय लगेगा, और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी 5 करोड़ जो मामले हैं वो अभी पेंडिंग रहेंगे, उनमें अभी बहुत जल्दी कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, आ पाने वाला। देखिए, धाराओं की संख्या बदली है, या फिर इन धाराओं की कहा जा सकता है कि रफ्तार, यानी कि ताकत, यानी कि कहा जा सकता है शक्ति भी बदली है। धाराएं बदली नहीं है, धाराओं का नंबर बदला। मर्डर की डेफिनेशन नहीं बदल गई। आपको ये बहुत ही अहम बात है कि दैट इज द रीजन मेरे को ये लगता है कि स्विचिंग ओवर जो है वो इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा लॉयर्स के लिए और तमाम इवन जजेस के लिए जिनको निर्णय देने। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर बदला है, और कई सारे ऐसे प्रावधान जो कि
जो कि इस वक्त जिन्होंने अपनी रेलेवेंस खो दी थी, और कई ऐसे प्रावधान जिनकी रेलेवेंस थी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से उनको हम अंदर लाते थे, जैसे कि मॉब लिंचिंग का एक नया एक दौर शुरू हुआ, देख रहे हैं कि उनके केसेस होते हैं, तो उसको एक नई रूप में इसमें एक अलग से ऑफेंस बनाया गया। पहले क्या करते थे हम लोग, उसको मर्डर और तमाम तरीके से लेके चलते थे, तो एक डेटरेंट पैदा होगा निश्चित तौर पे। और एक जो सबसे अहम बात है जिसे हम बार बार मिस कर रहे हैं, वो ये है संतोष भाई, कि जो पिछला कानून था, मतलब जो अभी चल रहा है कानून आईपीसी, सीआरपीसी, और वो कानून दंड के ऊपर ज्यादा बल देता, बिल्कुल, कि कैसे व्यक्ति को हमें दंडित करना है जिसने अन्याय किया, जिसने एक ऑफेंस किया है। लेकिन अब का जो कानून है वो ज्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि उसका उद्देश्य जो है वो न्याय दिलवाना है, न कि दंडित करना, दंड करके। अब लेकिन अब इसका मैं अवलोकन अगर आपसे करूं तो देख लीजिए, आपको ये जान के बड़ा हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का जो अगर डाटा हम देखें, कई ऑफेंसेस ऐसी हैं जहां पे सिर्फ 5% या 10% लोग ही जो है फाइनली पनिश होते हैं। तो ये वाली बात भी है। तो ये एक बहुत रोचक चीज सामने आएगी कि कैसे नई चीजों से हम लोग इसमें डील करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो निश्चित तौर पे हम सबको न्याय की ओर लेके जाए। अब देखिए, आज के जब इन्वेस्टिगेशन होता है, मैं एक टेक्निकल बात आपसे शेयर कर रहा हूं, आप हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल होता है, फोन होता है, वो मोबाइल का डाटा, मोबाइल की लोकेशन, आप आज चले जाइए कोर्ट में, हर केस में ये हमें बहुत बहुत तरीके से मदद करता है। लोअर कोर्ट्स में खास तौर से जो ट्रायल के ऑफेंसेस हो, जो ट्रायल के दौरान मोबाइल डाटा, आप वहां पे जी सीन ऑफ क्राइम में क्या कर रहे थे, वो जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो बता देता कि आपकी लोकेशन, बिल्कुल, वो भी साक्ष्य है। तो बिल्कुल वो साक्ष्य है, और वो साक्ष्य फिर वो उसको आप काट नहीं, ऐसा साक्ष्य जिसे आप काट नहीं सकते। तो इस तरीके से, और अब इस नए कानून को हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है रोचक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नई चीजें जुड़ेंगी। अब जैसे जो अभी भी मैं देखता हूं कि दिल्ली में तो खास तौर से ये आरंभ हो चुका है, काफी कोर्ट जो हैं वो ऑनलाइन कोर्ट शुरू हो गई हैं, और हम लोग बैठ के अपने दफ्तर से भी केस को कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरा देश, हमारा देश कितना बड़ा है सर, या आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। ऑनलाइन के आपने जिक्र किया, लेकिन जो टाइम बाउंड किया गया है, समय की जो पाबंदी कई मामलों में की गई, उस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, उससे जुड़े मैं आपसे कई सवाल भी करने वाला हूं संजय जी, क्योंकि हर एक धारा को, हर एक इस पूरे कानून को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। समय को लेकर सिर्फ पुलिस को समय सीमा से बद्ध नहीं किया गया है, पुलिस को भी समय सीमा पर सारे काम करने होंगे। यहां तक कि कोर्ट को और जज को, यानी कि जो न्यायाधीश है, उनको भी एक समय सीमा के अंदर ही अब आने वाले दिनों में फैसला देना होगा। वर्षों तारीख पे तारीख अब नहीं चलेगा। तो एक रिपोर्ट जी, हम लोग अक्सर सुनते थे कि समय पर न्याय न मिलना अन्याय के ही बराबर है, लेकिन न्याय में ही समय को डाल देना, हमें लगता है यह और बड़ा बदलाव लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया। और आप ये देखिए ना, टेक्नोलॉजी एंड टाइमलाइन हैव टू गो हैंड इन हैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आप आज डेट मिल गया, जैसे होता क्या है मैं वो बताता हूं, और फिर होगा क्या वो भी बताता हूं। होता यह है कि भाई ये केस आया, जज साहब से आगे आपने विनम्र प्रार्थना किया, साहब बीमार हो गए, डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट कर दिया। तो अगर जेन्युइन है सारी चीज, अभी क्या होता था, क्योंकि इतने केसेस हैं, इतनी सारी चीज है, टाइमलाइन की कोई वो नहीं है कि कितना टाइमलाइन रहेगा, तो वो इमीडिएटली 3 महीने की आपको डेट मिल जाती। अब क्या होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप घर से ही ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए, घर से ही करिए, आपका जो भी कहना है वो आप अपने घर से कहिए। आपके वकील गए हुए हैं, वकील बीमार है, यहाँ यही कारण होते हैं ना भाई, यही कारण होते हैं, बिल्कुल। वो सारे कारण धूमिल हो जाते हैं, वो सारे कारण निष्क्रिय हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो टेक्नोलॉजी का बेस्ट इस्तेमाल होगा, केसेस की टाइमलाइन होगी,
और जो जितने भी पक्ष हैं, देखिए लॉयर एक पक्ष है, जज एक पक्ष है, पुलिस, बाकी और लोग हैं, इन सबको उन टाइम लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं फटाफट अंदाज में कुछ धाराएं दिखाता हूं। मैं आपसे जरूर समझने की कोशिश करूं कि इनसे कितना बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि पहले के अधिकारियों के लिए, पुलिस जो विवेचना अधिकारी जो आईओ है, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए सिरे से उनको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल संतोष जी, चुनौती बनेगी, लेकिन उस चुनौती से वो भाग नहीं सकते। उनके ऊपर ये आफत के तौर पे आएगी कि अब करना ही पड़ेगा, भाई क्या करें। दे आर ड्यूटी बाउंड। लॉ का कानून अगर कह रहा है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो जमा तलाशी में चीजें आपके पास आई हैं उनको पेश करिए, उस लिस्ट को पेश करिए। मेडिकल जो है विद इन 7 डेज कीजिए, कोई छेड़खानी नहीं हो सकती मेडिकल से। ये तमाम चीजें अपने आप में हमको, जैसे बताया ना, न्याय को पाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक सबसे अहम कदम है। अहम कदम। अगर जी, करोड़ों लोगों को बड़ी उम्मीदें जगी हैं कि जो नया कानून है उससे बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन संजय जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, एक जैसे कि धारा 48 है कि भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को भी अपराध माना जाएगा, या फिर कोई घोषित अपराधी है वो मुकदमे से बाहर चला गया, मुकदमे में नहीं आ रहा है, तो तब भी मुकदमा चलता रहेगा और फैसला भी आएगा। ये कहा जा सकता है, ये बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि कई बार अपराधी बाहर चले जाते थे और पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। संजय जी, एब्सकॉन्डर बन जाते थे, और हमारे पास कई उदाहरण हैं जिनका नाम मैं यहां लेना व्यर्थ समझता हूं। सब जानते हैं कि लोग यहां से पैसा खींच के और भाग गए। 700 या 800 लोग ऐसे हैं जो भाग गए, विजय माल्या और सो मेनी अदर्स। तो निश्चित तौर पे अब मुकदमा चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि मुकदमा भी रुक जाएगा उस वजह से। अभी तक का जो कानून था, मेरे आदरणीय दोनों लोग भी, गेस्ट जो दूसरे हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि अभी तक के कानून में पहले उनको सर्विस के लिए ही उनको 83-84 का प्रोसेस होगा, और उसके बाद जब वो एब्सकॉन्डर घोषित हो जाएंगे तब उनको हटा के और तब प्रोसेस होगा। तो सालों साल इसी में लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है टाइम लिमिट का देना, कि ये विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको जो ट्रायल है उसको खत्म करके निर्णय देना होगा। और अगर आप निर्णय नहीं दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है निर्णय ना देने का। 1 मिनट संतोष जी, एक बात कहूं से शुरुआत करके फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। कानून है क्या? कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा कर। जैसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मेरे ब्रदर ने कि साइबर लॉ नहीं आवश्यक था, क्योंकि तब इंटरनेट था ही नहीं भाई। 1960 में क्या जरूरत थी? साइबर लॉज नहीं था। साइबर लॉ कब बना? जब सोसाइटी की नीड हुई। हमने देखा कि अब ये साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी जो चेंजेस हुए हैं, ये सोसाइटी की नीड थी, सोसाइटी की आवाज थी, उसको फुलफिल करते हुए ये चेंजेस किए हैं। और निश्चित तौर पे 100% कहता हूं कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए ये गिफ्ट है, आपने जैसा कहा, और अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। आपको याद होगा संजय जी, एक बात आपको याद होगा, पॉक्सो हमारे यहाँ चल रहा है। पॉक्सो का ट्रायल को एक्सपेडाइट करने के लिए उन्होंने एक समय सीमा कर दी। एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि पॉक्सो जो डील करने वाले जज है, उन्हीं को इन्वेस्टिगेटिंग को हेड सुपरवाइज करने की पावर दे दी गई है। तो आप देखिए पॉक्सो में केसेस बहुत तेजी से फैसला हो रहा है, क्योंकि वो स्पेशल एक्ट है और स्पेशल पावर दे दी गई है। यूपी इंडिया में जो फास्टेस्ट ट्रायल सबसे पहला हुआ जी, वो औरैया डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे राजेश चौधरी साहब। तो उन्होंने 28 दिन में, जिस दिन घटना हुई उसके 28वें दिन में फाइनल फैसला दे दिया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई 28 दिन में सफल कैसे हुआ? तो उनका कहना था कि डॉक्टर वही है जो पोस्टमार्टम कर रहा है या जो मेडिकल कर रहा है, पुलिस अफसर वही है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सामने सामने, एविडेंस सारे, कोई बाहर नहीं गया, कोई किसी की डेथ नहीं हुई, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। हमने उनको लगातार बुला करके कर दिया और 28 दिन के अंदर फैसला आ गया। तो ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि पॉक्सो स्पेशल एक्ट था। जैसे अभी अकड़ जी कह रहे थे कि जब स्पेशल एक्ट अब बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब हर पूरा क्रिमिनल लॉ ही स्पेशल हो गया है जी। तो राकेश जी समय की बेहद कमी, लेकिन एक मिनट में संजय जी और राकेश जी, आप दोनों लोगों से समझना चाहूंगा कि क्या न्यायाधीशों पर भी थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम बॉन्ड है, समय पर उन्हें
सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है, सारे सबूत उन्हें देख लेने, सारी सुनवाई कर लेनी है। क्या न्यायाधीशों पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा? देखिए, दबाव से मैं प्रसन्न नहीं। दबाव का है का भाई, वो उनकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दीजिए, और लोग आएंगे वो करेंगे। आपका ये कर्तव्य है। दबाव ये तो आपको अभी करना चाहिए था जी। ये तो नॉर्मल सेटअप में करना चाहिए था। 28 दिन में पॉस्को में किया ना। रेप का जजमेंट अलवर की कोर्ट ने 34 दिन में दिया जी। कब दिया? स्पेशल कोर्ट थी। अरे भाई, स्पेशल कोर्ट की क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है स्पेशल कोर्ट की? दोनों जो योग्य व्यक्ति जो हम लोग के पैनल में मेरे अलावा है, मैं योग्य नहीं हूं, तो वो दोनों इस चीज को गंभीरता से कह रहे हैं कि क्या जरूरत है भाई, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको मजबूती से निर्वाह कर दो, वही आपकी कृपा होगी। मुझे लगता है दबाव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ राजी हो जाता हूं। ठीक है राकेश जी, क्या समय सुनवाई जो है समय पर करनी होगी और ये बड़ी जिम्मेदारी होगी न्यायाधीशों पर? इसमें संतोष जी, मेरा मानना है कि दबाव का कोई मसला यहाँ है नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि वो न्यायाधीशगण काम नहीं करते, वो काम करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। काम करना, लेकिन अगर कानून को फॉलो करना, तो कानून के अंदर इतने आपने कॉम्प्लिकेशन बना रखे हैं, तो न्यायाधीश भी क्या करेगा और एडवोकेट भी क्या करेगा? तो अगर आपने कानून को इजी किया तो उनको दबाव नहीं, उनके लिए तो और आसान होंगी चीजें। वो एक फाइल को 2 महीने नहीं कर पाते थे, अब एक फाइल को 10 दिन में कर देंगे, उनके लिए सहूलियत है। तो ये दबाव नहीं है, बल्कि न्यायाधीश को भी सहूलियत है और वो इस सहूलियत का फायदा उठाएंगे और वो काम करेंगे। मेरा अपना मानना ये। लेकिन अब सहूलियत के साथ साथ समय भी जुड़ गया है, तो ये हमें लगता है कि उनको अपनी प्रक्रिया, अपनी सुनवाई तेजी से करनी होगी। राकेश जी, आपने समय निकाला, संजय चड्ढा जी आपने दिल्ली से समय निकाला, अखंड जी आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय आज बस इतना है, लेकिन हम इस पर आगे भी विश्लेषण और चर्चा जरूर करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बेंगलुरु में आज हमने बात की कि किस तरीके से 1 जुलाई 2024 के बाद नए 3 जो कानून हैं, किस तरीके से बड़ा बदलाव लाएंगे जब हम न्याय की बात करते हैं, खासतौर से समय पर त्वरित न्याय की बात करते हैं, तो एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। नमस्कार। लेकर आते हैं एक ऐसा शो जो आपको साथ में जोड़ता है, ओपन माइक विद म्यूजिक।